नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्र और वक्त है दहाड़ का। महाराष्ट्र कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री मोहम्मद आरिफ नसीम खान ने पार्टी की कैंपेन कमेटी से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस के बड़े नेताओं में शुमार नसीम खान ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों पर एमवीए ने यानी कि महाविकास अघाड़ी ने एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया। गठबंधन को सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए। बात सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं है, यूपी और बिहार जैसे राज्यों में भी इंडी गठबंधन के दलों ने मुस्लिमों को टिकट बांटने के मामले में कंजूसी दिखाई। ये दल सार्वजनिक सभाओं में तो मुसलमानों का हमदर्द हैं ये कहते हैं, लेकिन टिकट नहीं देते। आरोप है कि इन दलों को मुसलमानों का वोट तो चाहिए, लेकिन लोकसभा या विधानसभा में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं चाहिए। आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं इस मामले में वाद पलटवार। क्योंकि 48 लोकसभा सीट में एक भी अल्पसंख्यक समाज को यहाँ पर उम्मीदवारी नहीं दी जाने से लोगों में बहुत नाराजगी है, रोष है, और मैं भी नाराज हूँ। सभी समाज को प्रतिनिधित्व देने की हमेशा से परंपरा रही है, लेकिन इस बार 48 में से महाविकास अघाड़ी 48 लोकसभा चुनाव महाराष्ट्र में लड़ रही है। कांग्रेस 17 सीट पे चुनाव लड़ रही है। एक पे भी उम्मीदवार अल्पसंख्यक समाज का नहीं दिए जाने से लोगों में बहुत रोष है। जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी का नारा लगाने वाली INDIA गठबंधन ने महाराष्ट्र में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। 48 लोकसभा की सीटें हैं, जहां पर अगर हिस्सेदारी की बात की जाए तो कम से कम 3 टिकट मुसलमानों को मिलना ही चाहिए था, मगर ये महाविकास अघाड़ी जो अलायंस है, इन्होंने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। क्यों भाई आप मुसलमानों को टिकट नहीं देते? आपको 90% मुसलमानों के वोट तो चाहिए, मगर उनका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनकी आवाज को बुलंद कराने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। और आइए कुछ सवालों का जिक्र करूंगी दहाड़ में और उसके बाद चर्चा की शुरुआत की जाएगी। मेहमानों का एक खास पैनल हमारे साथ मौजूद है और नसीम खान के स्टेटमेंट के बाद सवाल पैदा होते हैं। सवाल यह है कि क्या इंडी गठबंधन को मुसलमानों का सिर्फ वोट चाहिए लेकिन उनका प्रतिनिधित्व नहीं? क्या विपक्षी गठबंधन को लगता है कि मुस्लिमों के पास कोई विकल्प नहीं है? क्या बीजेपी का डर दिखाकर मुसलमानों का वोट विपक्षी दल लेते हैं? क्या विपक्षी गठबंधन ध्रुवीकरण के डर से मुस्लिमों को टिकट देने से बच रहा है? क्या विपक्षी दलों के इस कदम का फायदा ओवैसी को मिलेगा? मेहमानों का खास पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है यासिर जिलानी साहब, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं। आपका स्वागत करती हूं सर। इसके साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं मुन्ना खान साहब, कांग्रेस के लीडर हैं। साथ ही हमारे साथ फराज किदवई साहब, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। हाजी खान अब से थोड़ी देर बाद मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ जाएंगे और साथ ही मुफ्ती शमूम कासमी, मुस्लिम स्कॉलर, स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कासमी साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूं और शुरुआत मुन्ना खान जी आप ही के साथ करना चाहूंगी। अब आप ये मत कहिएगा कि इस मुद्दे को पैदा किया गया क्योंकि अचानक से कोई आप ही की पार्टी से निकलता है और आपकी पार्टी से ऐसा स्टेटमेंट दे देता है जिसके बाद कांग्रेस पर सवालों की बौछार होने लगती है। मैं बात कर रही हूं नसीम खान साहब की, और सीधा सवाल ये कि आपको क्या वाकई में सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए लेकिन उनका प्रतिनिधित्व नहीं चाहिए, और कांग्रेस का यही है असली सच? मुन्ना खान जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? एक बार कनेक्ट करेंगे मुन्ना खान जी को एक बार फिर से। फराज किदवई जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है सर, तो कंफर्म करिएगा। पहुंच रही है। किदवई साहब, यही सवाल मेरा आपसे है और मैं कांग्रेस की जगह पलटकर यहां पर आपकी पार्टी यानी कि समाजवादी पार्टी को रख देती हूं सर। 2014 में सिर्फ 14 लोगों को टिकट, 2019 में आपने कुल मिलाकर बीएसपी के साथ 10 लोगों को टिकट दिया और 2024 में अब तक मिलकर कांग्रेस के साथ सिर्फ 6 लोगों को टिकट। वोट चाहिए, ये बताना है आपको कि किस तरीके से मुस्लिमों को लेकर आप अच्छा करना चाहते हैं, उनके रहनुमा हैं। 1 मिनट का सर ओपनिंग स्टेटमेंट के लिए समय दूंगी, लेकिन उनका प्रतिनिधित्व नहीं चाहिए और चाहिए तो सिर्फ ना के बराबर की मामला सेटल रहे। पूर्णिमा जी, देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें और रिप्रेजेंटेशन की अगर हम लोग बात करते हैं
तो इट इज नॉट ओनली फॉर मुस्लिम्स। समाजवादी पार्टी कमिटेड है पिछड़े के लिए, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी और वो अगड़े जो सामाजिक और राजनीतिक तौर से पिछड़ गए हैं। अब देखिए, आपके कहने से पूर्णिमा जी या मेरे कहने से कुछ नहीं होता है। जो डेटा पॉइंट्स है वो अपने आप में खुद बताते हैं कि कौन सी पार्टी किस कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन दे रही है और किसको नहीं दे रही है। आप देखिए कि 403 जो विधानसभा है उत्तर प्रदेश में, उसमें जो मुस्लिम कम्युनिटी से जो एमएलए आते हैं, वो पता है आपको पूर्णिमा जी कितने आते हैं? 34 और 34 में से 34 समाजवादी पार्टी की वजह से जीते हैं। हालांकि 2 उसमें आरएलडी के साथ चले गए हैं, लेकिन वो जीते थे समाजवादी पार्टी की वजह से। ठीक है। और अगर आप देखिए कि 2014 से अगर आप खासकर देखिएगा ये ट्रेंड, बल्कि अगर आप ऑब्जर्व करिएगा 1980 से, तो 1980 में जो पूरी पार्लियामेंट थी, केतवाई साहब, आपका 1 मिनट ओपनिंग स्टेटमेंट के लिए खत्म होता है, इसी से आप इसको आगे कंटिन्यू करिएगा, इसी बात को। लेकिन यासिर जिलानी, आपके पास आते हुए, ये किस तरीके का माहौल है? कांग्रेस पर भले ही नसीम खान के स्टेटमेंट के बाद सवाल उठते हों कि इनको मुसलमानों का वोट तो चाहिए लेकिन उनका प्रतिनिधित्व नहीं चाहिए, लेकिन जरा इसकी जड़ में भी तो पहुंचते हैं। कहा यह भी तो जाता है कि मुसलमानों के पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि बीजेपी को तो असल मायने में मुस्लिमों का वोट चाहिए ही नहीं और वो मुस्लिमों की हितैषी है ही नहीं। नहीं, देखिए, इन्होंने इतना भ्रमित कर दिया मुसलमानों को, इतना डरा दिया मुसलमानों को कि वो तुष्टीकरण की जो प्रकाष्ठा का केंद्र बिंदु इन्होंने मुसलमान समुदाय को बनाया, वो उससे निकल ना पाए। वो वोट बैंक बन के रह जाएं, चाहे वो सपा हो, बसपा हो। और 70 सालों में 57 साल कांग्रेस ने तो उनका इस्तेमाल किया, उनका शोषण किया और उनको दिया क्या? उनको 1-2 बड़े नाम वाले मुसलमान नेता दिए, जिन्होंने अपने आप को इतना बड़ा कर लिया कि वहाँ आम मुसलमान उन तक पहुँच ही नहीं पाया। बड़े बड़े महलों में रहते हैं वो, और जो दूसरे मुसलमान हैं उन महलों में उनकी एंट्री नहीं है। और इन्होंने मानक मापदंड क्या बनाया राजनीति में कि टिकट ही मानक मापदंड है। अगर टिकट मिल गया सभासद का, टिकट मिल गया विधायक का, टिकट मिल गया लोकसभा का, तो ये प्रतिनिधित्व कर पाएंगे, ये मुसलमानों के बारे में सोच पाएंगे। लेकिन 70 सालों में अगर मैं कुछ मुसलमानों के लिए इन पार्टियों ने किया है तो दोनों लोग बैठे बता दें। 2 विश्वविद्यालय मिले, एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, साहब, ओपनिंग स्टेटमेंट का समय इसी के साथ आपका खत्म होता है। जिलानी साहब, इसके बाद कंटिन्यू करिएगा। मुन्ना खान वापस इस वक्त हमारे साथ आ चुके हैं। मुन्ना खान, मुझे ऐसा लगता है कि आप तक मेरा सवाल ही नहीं पहुंचा था, तो एक बार फिर से मैं उस सवाल को दोहरा देती हूं। और मेरा सवाल यही था कि नसीम खान ने क्या कहा एक आधार बन सकता है कि आपको मुसलमानों का वोट तो चाहिए लेकिन उनका प्रतिनिधित्व नहीं चाहिए। 48 की 48 सीटों का जिक्र वो एमवीए की करते हैं, महाराष्ट्र का ये घटनाक्रम। लेकिन सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, ओवरऑल ये स्थिति क्यों है? क्योंकि अचानक से कोई आप ही की पार्टी के अंदर से निकलता है और कांग्रेस पर ऐसे गंभीर आरोप लगा देता है जिसकी जद में कांग्रेस पार्टी खुद आ जाती है और फिर आंकड़े उसकी दुहाई देने लगते हैं। देखिए, समझ पार्टी के हित में फायदा होगा। कास्ट फैक्टर को हम नहीं देखते। हमारे लिए सभी जात, सभी धर्म, सभी समुदाय बराबर है। हम जाति फैक्टर पे कभी न काम करते थे, न करेंगे, न किया है। कांग्रेस पार्टी ने कभी किया है? क्योंकि 543 लोकसभा सीटों में लगभग 63 ऐसे मुस्लिम कैंडिडेट हैं जिसको कांग्रेस पार्टी ने टिकट देने का काम किया। एक महाराष्ट्र की बात हम क्यों करें? महाराष्ट्र में मुस्लिम गठबंधन, महाविकास आघाड़ी गठबंधन से कोई मुस्लिम कैंडिडेट फिट नहीं बैठा, हमने नहीं दिया। इस चीज को कांग्रेस पार्टी को मुसलमान को कांग्रेस पार्टी से जोड़ देना कि नहीं, कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, तो 70 साल का इतिहास गवाह है। अभी मित्र हमारे यासिर जिलानी कह रहे थे कि कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया। अरे भैया, मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी कांग्रेस का योगदान है। आप यहाँ आ जाइए। अरे बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। मैं बीच में टोकने की आदत नहीं है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अगर सर सैयद अहमद खान नहीं होते तो आज विश्वविद्यालय नहीं होता। अगर जौहर साहब और अंसारी साहब जैसे क्रांतिकारी नहीं होते तो जामिया मिलिया इस्लामिया में मिला होता। किसको आप किसके सामने झूठ बोल रहे हैं? हमारी बात पूरी होनी चाहिए। तार्किक बातें करिए। सबसे बड़ा सवाल है, अरे आप सुन लीजिए, बड़का झूठा पार्टी झूठ बोलने की आदत है। चुप पहले आप सुनो। सबसे बड़ा सवाल है कि कांग्रेस पार्टी ने कोई स्कूल खोला है? अरे झूठ
एक जिसने- सेकंड सर, दोनों को रोक रही हूँ। ना बोले, सुन तो यासिर ले। जिलानी जिसने- साहब, मुन्ना जिसने खान जी, मलिहाबाद जैसा दोनों को हत्याकांड रोक रही कराया, हूँ। जिसने- जब एक आप फॉर्मेट झूठ ना है बोले, सर, सुने। जब एक फॉर्मेट है कि एक नाम शुरुआत में बताइए जिसका ओपनिंग कांग्रेस की स्टेटमेंट के देन है, लिए अलीगढ़ विश्वविद्यालय एक जब- मिनट का समय नहीं, आप जब लोगों को जिलानी साहब मिलेगा, के टाइम में तो मैंने क्या कुछ उस नहीं एक बोला। एक मिनट के समय में आप लोग बीच में इंटरफेयर करने से खुद को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते सर? ये मैं यासिर जिलानी जी पूर्णिमा जी, आपको भी कह रही हूँ, ये मैं आपको भी कह रही हूँ पूर्णिमा सर, आपका एक मिनट पे किसी ने नहीं बोला है ना, तो उनका एक मैंने मिनट पूरा बोला। होने दीजिए, उसके बाद डिबेट एक शब्द ओपन हो मैंने जाएगी। कुछ बोला। मुन्ना खान जी बोलिएगा, मुन्ना खान जी अपनी बात पूरी करिएगा, आपको एक्स्ट्रा टाइम देती हूँ सर, बोलिए। पूर्णिमा जी 1 मिनट के दौरान मित्र हमारे बोल कहे दिया थे, हमने सर, एक मैंने शब्द टोक नहीं दिया, कहा, अपनी सुना। बात पूरी करें मुन्ना इस खान तरीके जी, से बोलिए। डिबेट नहीं, थोड़ा सबसे बड़ा सवाल है हाँ, कि बोलिए सर, मुस्लिम बोलिए। कांग्रेस पार्टी के अंदर किसी पार्टी, किसी जात, किसी धर्म, किसी समुदाय की कोई बात नहीं है। यहाँ सभी के लिए एक विचारधारा, हम समानता काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी समान तौर पे देखती है। स्कूल खुले, एम्स खुले, रोड बने, सारी शिक्षाएं मिली, सभी के लिए मिला, किसी एक पक्ष के लिए नहीं मिला। सवाल ये है कि ध्रुवीकरण की राजनीति जो चुनाव के दौरान जो भारतीय जनता पार्टी प्रोपेगेंडा फैला रही है, एक नेता अगर इस्तीफा देता है कि नहीं मुस्लिम की नहीं होती, अगर मुस्लिम की बात एक नेता करता है, भारतीय जनता पार्टी में 34 ऐसे नेता है जो चुनाव के दौरान जो छोड़े, जिन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में आप हिंदुओं की कोई जगह नहीं है। क्या मैं ये पूछ सकता हूँ कि हिंदुओं के लिए भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब मैं ले लेती हूँ सर। हालांकि प्रतिक्रिया सबकी ले चुकी हूँ, लेकिन हाजिर खान और मुफ्ती शमूम कासमी साहब आपके पास आते हुए, ये जो बातें कही जा रही हैं कि वोट तो चाहिए लेकिन प्रतिनिधित्व नहीं देगी कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को, और उनके लिए मुसलमान हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक वोट बैंक है, यानी कि उनकी राजनीति चलती रहनी चाहिए। लेकिन एक लेमैन भाषा में जरा मुझे ये समझाइए, आमतौर पर एक मुस्लिम के मन में इसको लेकर क्या ख्याल है? नसीम खान का तो दर्द छलक पड़ा, लेकिन एक आम मुस्लिम व्यक्ति ये क्या समझता है कि रिप्रेजेंटेशन तो देते नहीं लेकिन वोट इनको हमारा ही चाहिए। 1947 से और आज तक 55 साल बगैर किसी की शिरकत के कांग्रेस का शासनकाल रहा, और फिर 60 साल कांग्रेस के शासनकाल के अंदर मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक बनाया और उन्हें डराया, खौफजदा किया भारतीय जनता पार्टी से और आरएसएस से। मैं एक बात कहता हूं कि आरएसएस जो अपने समाज के साथ साथ पूरे विश्व के कल्याण की बात करती है, जो पर्यावरण की बात करती है, हिमालय की हिफाजत की बात करती है, गंगा की पवित्रता की बात करती है, वो मुसलमानों का वध क्यों करेगी? इन्होंने 1947 से और आज तक 2014 से पहले तक इतने दंगे कराए कि जितने शहर हैं उससे ज़्यादा दंगे हुए हैं और मुसलमानों को खौफजदा किया। इसीलिए मैंने एग्जाम्पल के तौर से कई चैनलों पे आपके यहाँ भी कहा कि 1980 के अंदर मुरादाबाद के अंदर फसाद हुआ तो गोली के आदेश देने वाला क्या आरएसएस और बीजेपी का अधिकारी था? नहीं, वो कांग्रेस का था। इसलिए कांग्रेस की ये चाल रही है कि मुसलमानों को सिर्फ उनका तुष्टीकरण करो, और तुष्टीकरण इसी को कहते हैं कि उन्हें खुश करिए, उनकी नुमाइंदगी मत दीजिए। और आज भारतीय जनता पार्टी कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास को जो लेके चले हैं, और उन्होंने जो अभी उनका जो वक्तव्य जिसके ऊपर बड़ा बवाल मचा रहे हैं ये लोग, उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का हवाला दिया, इनके संकल्प पत्र का हवाला दिया कि जिस तरह से मुसलमानों का तुष्टीकरण कर रहे हैं। मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि इस कांग्रेस के दोगलेपन को समझने की आपको कोशिश करनी चाहिए। और आज मौका है कि जब आज की सरकार बगैर किसी भेदभाव के आपके कल्याण के लिए काम कर रही है, तो आपका भी यह फर्ज बनता है कि आपकी यह जिम्मेदारी नहीं है कि आप खड़े हो जाएं और जो लोग ऐलान करते हैं कि साहब बीजेपी को हराएंगे, नहीं, इस बार आपको बीजेपी को जिताना चाहिए, प्रधानमंत्री के कामों को आगे बढ़ाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है, मैं ये कह सकता हूं कि बगैर भेदभाव के दंगा मुक्त है पूरा भारत। इससे ज्यादा मैं समझता हूं कि मुसलमानों को और एक मौका मिला है कि शांति और पीस की बिना पर हमारे सैकड़ों बच्चे, इस बार भी 51 बच्चे यूपीएससी क्लियर कर चुके हैं, नीट क्लियर कर चुकी हैं हमारी बच्चियां। मैं ये बात कह रहा हूं आज मुसलमानों से कि तुम्हारे लिए सोचने का समय है कि इस पार्लियामानी इलेक्शन के अंदर कांग्रेस को, समाजवादी को, जितनी भी ये पार्टियां मुसलमानों को वोट बैंक बना रही हैं, आपको इन्हें बेहतरीन जवाब देने का इसका मौका फराज है। किदवई और ये और मुन्ना खान जी से मैं जवाब लूंगी, चाहिए। इसका फराज किदवई जी से और मुन्ना खान जी से जवाब लूंगी। लेकिन उससे पहले हाजिर खान साहब आपके पास आते हुए, ये इसकी वजह क्या है? मतलब जो बात कासमी साहब कह रहे हैं, इसके पीछे की इसका आधार क्या है? क्या वाकई में बीजेपी का डर दिखाकर मुसलमानों का वोट लेना ही मंशा न सिर्फ समाजवादी पार्टी बल्कि कांग्रेस, आरजेडी, इन तमाम पार्टीज की है कि वोट बैंक इंटैक्ट रहना चाहिए लेकिन हम रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे? क्यों? क्योंकि बीजेपी से डरा रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी आपके साथ ऐसा कर देगी, वैसा कर देगी। ये डर बिठाया जा रहा है क्या?
पूर्णिमा मिश्रा जी, बात यह है कि जब मुल्क आज़ाद हुआ 1947 के बाद, तो पहले एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बने, और जब राजीव गांधी के ज़माने में 400 प्लस सीटें आई कांग्रेस की, तो 58 उसमें एमपी हुआ करते थे। अगर किसी को जानकारी नहीं है, किसी को किसी की पूजा करनी है, वो एक अलग बात है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मुसलमानों को अगर कांग्रेस ने मिनिस्टर बनाया बिहार में, बंगाल में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, कितने परसेंटेज मुसलमान हैं वहाँ पर? कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया। बात ये है कि कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, जो 135 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए काम करे, ये 100 करोड़ वोटर हिंदुस्तानियों को उसको वोट देना चाहिए। पिछले 14 साल और से पहले 14 से लेके आज 24 तक और 4 से लेके 14 तक मनमोहन सिंह का ज़माना रहा, और मनमोहन सिंह इस देश का ऐसा प्रधानमंत्री रहा है कि रहे हैं कि जब देश आज़ादी की 100 साल की आज़ादी का जश्न मनाया जाएगा, तो 10 साल मनमोहन सिंह के और नरसिंह राव की जो 5 साल है, वो हिंदुस्तान के इतिहास में गोल्डन पीरियड से लिखा जाएगा। बात यह है कि मुसलमानों को नुमाइंदगी दी नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने कितने टिकट दिए? 21 करोड़ हिंदुस्तान में मुसलमान है। शाहनवाज बाहर, मुश्तार अंसारी बाहर, अकबर साहब बाहर, सारे लोग बाहर कर दिए गए। क्या बात करते हैं लोग बैठ के देश में? हम ये कहते हैं कि कोई भी हमारे राष्ट्र का नागरिक है, वो अगर पिछड़ा है, पीछे है, मुसलमान है, वो भी इस देश का नागरिक है। और सारे नागरिकों को हाथ से इतने ज़्यादा है वतन में, अपने खून से कह रहे हैं हमारे भाई कि हरियाणा में किस मुसलमान की वजह से हरियाणा जला, मणिपुर किस मुसलमान की वजह से जला, गुजरात में जो 5,000 लोग जले वो किसकी वजह से जले, और हिंदुस्तान में जो हो रहा है वो हमारे सारे देश के सामने। इस तरह नहीं कि कांग्रेस ने गलतियां की हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे सबून साहब कह रहे हैं, कांग्रेस की गलतियों का खमियाजा आज को कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। अभी क्या मैं ये कह रही हूँ, मैं बहुत क्लियरली यासिर जिलानी इसको लेकर मैं बात करना चाहती हूँ आपसे, क्योंकि मुझको ये बताइए ना कि कांग्रेस से तो ये सवाल पूछ ले रहे हैं, मुन्ना खान जी हैं, फराज किदवाई साहब हैं, उनसे तो ये हमने पूछ लिया कि भाई आपने कितने कैंडिडेट्स को चुनाव में टिकट दे दिया, खड़ा कर दिया चुनाव में। लेकिन यासिर जिलानी भी तो बताएंगे कि मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन बीजेपी ने प्रतिनिधित्व कितना रखा, न सिर्फ लोकसभा बल्कि बीते विधानसभा चुनावों में आपने कितनों को टिकट दे दिया? या फिर ये आप खुले मन से फिर से दोहरा देंगे कि ना हमें मुस्लिमों का वोट चाहिए, देते तो है नहीं हमको, हम रिप्रेजेंटेशन भी नहीं देंगे? पूर्णिमा जी, आप बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और आपकी जर्नलिज्म बड़ी तर्क के साथ होती है, रिसर्च के साथ होती है। भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी। जब बनी तो पहले राष्ट्रीय महासचिव सिकंदर बख्श साहब थे। राष्ट्रीय महासचिव का मतलब कि पार्टी में 25% जो हिस्सेदारी वो मुसलमानों की हो गई, क्योंकि 4 उस वक्त राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए थे। उसके बाद लगातार निरंतर हमारा मानक मापदंड, मैंने पहले भी कहा कि संगठन का ये नहीं रहा कि वो एमएलए, सभासद और एमपी बना के लोगों को, मुसलमानों को धोखा देती रहे। अभी हाजी खान साहब कह रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, कांग्रेस वो पार्टी है जब 1972 में मुस्लिम पर्सनल लॉ को हटा के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया, इसलिए बनाया कि भारत के मुसलमानों को बिरादरी में बांटा। उसने बड़े और छोटे मुसलमानों में इतना बड़ा गैप कर दिया, फिरकों में बांटा, वो नहीं चला तो बिरादरी में बांटा। जबकि ये भी जानते हैं, और तमाम जो मुस्लिम पैनलिस्ट बैठे, कि हमारी लाइन थी, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम कंप्लीट हो जाता है। लेकिन वोट बैंक के खातिर मुसलमानों को इतना नीचे लेके ये चले गए, क्योंकि इन्हें एक आपराधिक छवि के एक सिकंदर वक्त को गिना दिया आपने। इंदिरा जी ने कांग्रेस बनाई थी, अब्दुर्रहमान अंतोली जनरल सेक्रेटरी थे, अकेले जनरल सेक्रेटरी पूरी कांग्रेस थे। आप 25% 100% कांग्रेस के वो जनरल सेक्रेटरी थे। आप एक सिकंदर वक्त को गिना रहे, एक सिकंदर क्या देश की उन्नति हो गई? मुसलमानों को क्या दे दिया आपने? एक बताए ना, एक सिकंदर वक्त गिनाकर आप चाहते हो कि देश के मुसलमानों को आपने कुछ दे दिया? अब्दुर्रहमान अंतोली तो अकेले जनरल सेक्रेटरी थे कांग्रेस। आपके कांग्रेस ने क्या दे दिया? आपके कांग्रेस ने दिया मिनिस्टर 7% महाराष्ट्र में हिंदू है, मुसलमान है, और उसके बाद चीफ मिनिस्टर दिया। राजस्थान में 9% है, एक चीफ मिनिस्टर दिया। बंगाल में और बिहार में चीफ मिनिस्टर दिया। आप कैसी बात करते हो देश के सामने? ये आप एक सिकंदर को गिनाकर हो गया ना आपका पहला। आपने सुनिए तो सही, बोलिए यासिर साहब। अबे सुन लो, हाजिर खान सुन लो। पहले आपने पहले एजुकेशन मिनिस्टर का नाम लिया, पहला एजुकेशन मिनिस्टर मुसलमान बना। अरे सुन लीजिए,
पहले सुन लीजिए, पहला एजुकेशन मिनिस्टर जिसका नाम आपने लिया, क्या दे दिया भारत के मुसलमानों को? हमने तो पहला अल्फाज इकरा पढ़ा जो एजुकेशन से रिलेट करता है और हमें सबसे ज्यादा पढ़ाई से अलग कर दिया। आज जो बच्चे 2014 के बाद तमाम जो जगहों पे, चाहे हो यूपीएससी का रिजल्ट हो, जेई का हो, मेडिकल के एंट्रेंस में जो मुसलमान बच्चे आ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अरे क्या एजुकेशन पूरे इतिहास में बताइए, आजादी के बाद बताइए कभी ऐसा रिजल्ट आया? अरे कभी ऐसा रिजल्ट आया तो बताइए। इससे पहले भी आप बताइए कि कभी ऐसा रिजल्ट आया? बात करते हैं आप। अरे तो वो आप आपकी वजह से बताइए ना, कभी नहीं आया, कभी नहीं आया। क्वालिफिकेशन, अपनी नॉलेज, अपनी उस पर है। इसी में भारतीय जनता पार्टी, किसी सरकार या कांग्रेस का उसमें कोई देन नहीं है। ये तो अपने बलबूते पे आए, अपनी एजुकेशन, अपनी नॉलेज के एतबार से आए। यासिर जिलानी जी 20 सेकंड में, हाँ 20 सेकंड में बात पूरी करिएगा। पूर्णिमा जी देखिए, ये अनपार्लियामेंट्री अल्फाज का इस्तेमाल किसी ने किया है, उसको रोकिएगा, नहीं तो इतनी बदतमीजी उनके साथ कर दूंगा कि वो उठ के चले जाएंगे। तो इसलिए उनको रोकिएगा। अभी मेरे कानों में पहुंची है, मैं चाहता हूं कि एक सभ्य तरीके से डिबेट हो और मैं बिल्कुल तर्क के साथ डिबेट करता हूं। और मैं हाजिक खान से सिर्फ ये सवाल कर रहा हूं कि जिन मुस्लिम मंत्री का नाम लिया, एमपी का नाम लिया, मुसलमानों के लिए एक जामिया और एमयू के अलावा कोई तीसरा इदारा क्यों नहीं बना? क्यों मुसलमानों को नहीं दिया कोई? मोहम्मद अली गौहर यूनिवर्सिटी करा दिया आपने, भारतीय जनता पार्टी ने मोहम्मद अली गौहर यूनिवर्सिटी क्या खाली अपराधी अगर बनाएगा, अगर अपराधी बनाएगा, जो अपराधी बनाएगा, अपराधी अपने मुकदमे में खुद करे मरे, अपराधी बता रहे दूसरे को। अरे भाई कोई अपराधी बताएगा, वो अपराधी हो जाएगा। अगर बिल्कुल अपराधी अपराधी 335 MLA अपराधी है, उत्तर प्रदेश में 335 MLA अपराधी है। आप एक की बात कर रहे हो। दो चीजों को मिक्स नहीं करेंगे यहाँ पर, दो चीजों को मिक्स नहीं करेंगे। तो वो उस पर, अरे वो ने बना दी यूनिवर्सिटी से, उस अपराधी का कुछ लेना देना नहीं, वो लोगों की एजुकेशन हासिल होगी उससे। अरे गरीब मुसलमानों की जमीन को कब्जा करके बनाया। अरे उसका मुआवजा दो, सरकार दे मुआवजा उसका, गरीब की सरकार अपने अंडर में ले। यूनिवर्सिटी बंद करना जुर्म है, एक एजुकेशन छीनना है को, उसकी सजा दे के जेल भेज दी। ठीक है जिलानी साहब, बस रुकिएगा जरा सा, जल्दी से कासमी साहब इस पर आपकी प्रतिक्रिया। आ रही हूँ फिर सर। देखिए, मैं ये बात पूरे देश के मुसलमानों से, खासतौर से भारतीयों इसी से डाइवर्जन को कासमी साहब मैं क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि आप दोनों तरफ से देखिए सूर्य उठते हैं कि हम सगे, हमने किया। सरकारों का काम करने का है, मगर मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि खास तौर से मैं आज के परिपेश में ये बात कह रहा हूँ कि 2014 से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, उस वक्त से कहीं भी पूरे भारत के अंदर दंगा नहीं है। और उसका नतीजा है कि जब पीस है तो बच्चे एजुकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को खाद्य सामग्री दी गई, 25 करोड़ गरीबी की रेखा के ऊपर आए हैं। मैं उत्तराखंड की बात करूं तो हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने मदरसों के अंदर एनसीईआरटी को लागू करा के उन्हें इंजीनियर और डॉक्टर्स की तरफ और आईएएस और आईपीएस की तरफ हम लाए हैं। हम उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और यही काम होना चाहिए। आज की सरकार ने मुख्य धारा से जोड़ा है और कांग्रेस ने 32% गरीबी थी मनमोहन सिंह के जमाने में, 32%, आज 85% गरीबी है। ने मुख्य धारा से बना दिया आपने देश को। 5 किलो आटा देके, 5 किलो चावल देके देश को भिखारी बना रहे हैं। मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए, आप खामोशी के साथ अपनी बात करिएगा। ये मेरा ये कहना है कि आज भारत के मुसलमानों को और भारत के लोगों को इसके ऊपर जरूर गौर करना चाहिए कि आज की सरकार ने 80 करोड़ लोगों को खाद्य सामग्री देकर के, आयुष्मान कार्ड देकर के, सब में कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं किया। यही वजह है कि मुसलमान तेजी के साथ मुख्य धारा की तरफ जुड़ रहा है। मैं आने वाले दिनों के बारे में ये कह सकता हूं कि भारत नया भारत होगा जो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को आगे बढ़ाएगा। और आरएसएस देश का एक राष्ट्रवादी संगठन है, वो अन्यों की तरह ऐसा नहीं है जैसे कि कुछ लोग आज इस देश के अंदर बौखला गए हैं। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता से बौखला गए हैं, इस सरकार के कार्यों से बौखला गए हैं और इन्हें आज कोई मौका नहीं मिल रहा है। जो भी झूठ बोल रहा है सरकार बोल रही है, मैं बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हैं, कोई भी बोल रहा है, उसके लानत का टॉप डलना ही डलना है। हटना चाहता है, आप दोनों ही कासमी साहब और हाजी खान, और इस तरह के लोग जो इस तरह की हरकतें करते हैं, उन्हें भारत के मुसलमान साहब और हाजी खान, आप ये समझिएगा, आप दोनों ही
आप दोनों ही, ठीक है विदाई का समय आ आप गया है, दोनों ही विदाई- मुस्लिम स्कॉलर विदाई तैयार हैं, है। आप दोनों ही मुस्लिम स्कॉलर हैं, और जब आप यहाँ पर नेशनल टेलीविजन पर बैठकर कोई एक बात रखते हैं पूर्णिमा, एक बात तो ये बताओ। मान के चलिएगा सर अब ये कि जो आप ये देखने बताइए, वाले आप लोग इसे हैं, आप इसे काश्मीर इस पे बोलने की नहीं, क्या आदत है? काश्मीर। हम तो किसी ठीक के है बीच सर, में बोलते ठीक है, नहीं। मैंने रोका उनको। इसीलिए आपको कह रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जो गलत देखने बयानी वाले करके, व्यूअर्स गलत हैं वो बयानी आपकी करके बात को खुद बहुत फंसोगे, गंभीरता के साथ लोगों को लेते हैं, फंसाओगे, आदत हो गई वो है, आपकी बात को बहुत फंसाओगे। गंभीरता के साथ लेते हैं, इसीलिए बातें गंभीर और फैक्टफुल होनी चाहिए, क्योंकि वैसे ही इधर उधर भटकाने वाले लोगों की कमी नहीं है। कम से कम मुस्लिम स्कॉलर से तो ये बात एक्सपेक्ट की जा हाँ, सकती है, वही, अब कम से कम तो, मुस्लिम स्कॉलर से ये बात एक्सपेक्ट की जा सकती है। अरे पूर्णिमा, ठीक है यही तो फराज तुम्हारी किदवई, जिम्मेदारी ठीक है है कि सर, लोग आई इन्हें गॉट योर रोको तो अब ये पॉइंट, ठीक है गलत बात कासमी साहब करेंगे। आपकी बात समझ गई। फराज किदवई जी जल्दी से, फिर मुन्ना खान जी आपके पास टाइम आते खराब हैं। करते हैं। किदवई साहब, पूर्णिमा किदवई जी, साहब, मैं तो डिक्लाइनिंग बहुत नंबर क्यों किदवई साहब, डिक्लाइनिंग नंबर क्यों, डिक्लाइनिंग नंबर कैसे? 2014 में आपने 14 कैंडिडेट्स उतारे जो कि मुस्लिम थे। 2019 में जब आप बसपा के साथ थे, कुल मिला के ये संख्या 10 थी सर, और उसके बाद फिर आते आते अब ये संख्या घट चुकी है। मैं कहती हूं कि ये डिक्लाइन क्यों अचानक से? आप भी तो फराज किदवई हैं, आपको नहीं लगता कि अगर आपको मुस्लिमों की बात करनी है तो आपका रिप्रेजेंटेशन एक ऐसी जगह पर होना चाहिए जहां पर उनके मुद्दे आप रख सके, ना कि कोई वहां पर बैठा व्यक्ति मुस्लिमों को भटका सके? पूर्णिमा जी, बहुत सारे सवाल आ चुके हैं और मैं आपकी इस बात का जवाब दूंगा सबसे लास्ट में जी देखिए, सबसे पहले तो यासिर भाई ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया के बारे में बात की। इनके नेशनल स्पोक्स पर्सन टीवी में आकर के सर सैयद अहमद खान को टू नेशन थ्योरी का जनक बोलते हैं। मैं पूछना चाहता हूं यासिर जिलानी साहब की सर सैयद अहमद खान के बारे में क्या राय है? अगर इनकी राय ये है कि उन्होंने भारत में एजुकेशन को प्रमोट किया, तो फिर इनके जो नेशनल स्पोक्स पर्सन है टीवी पे आकर के बीच में टोकूंगा नहीं, आप झूठ बोलते हैं। रुक जाइए, ठीक है, आपने यासिर आप साहब बोल काउंटर रहे हैं। रेडी रखिएगा, यासिर साहब काउंटर रेडी रखिएगा, मैं आती हूँ आपके पास, जल्दी आऊंगी। बोलिए बिल्कुल काउंटर दूसरी बात रेडी है। पूर्णिमा जी, अभी बहुत हमारे मुफ्ती साहब बड़ी एजुकेशन की बातें कर रहे थे और ये बातें कर रहे थे। यासिर भाई से और मुफ्ती साहब से दोनों से बोलिएगा कि 29 नवंबर 2023 का द हिंदू में एक रिपोर्ट छपी थी। उस रिपोर्ट के हिसाब से यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस एंड ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन की रिपोर्ट है, जिसके हिसाब से 18 से 23 साल के मुसलमान जो हायर एजुकेशन में इनरोलमेंट करते थे, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 8.5% से डिप कर गए। कितने परसेंट से? 8.5%। 8.5%। दूसरा टेक अवे इसी रिपोर्ट का क्या है कि टोटल मुस्लिम स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन में पिछले 5 साल में सबसे लोएस्ट लेवल पर आ गए। कितने पर आ गए? 4.64%। अब दूसरी बात दंगों की हो रही थी। पूर्णिमा जी देखिए, मैं कुछ भी बात करता हूं, मैं अपनी तरफ से कभी नहीं करूंगा फर्जी बातें। मुफ्ती साहब से बोलिएगा कि एनसीआरबी क्या होता है, आपसे पूछ लेंगे। उसके बाद में पेज नंबर 33 उसका खोलेंगे और पेज नंबर 33 में जाकर के देखेंगे कि कितने राइट्स हुए और कितने नहीं हुए। दूसरी बात, तीसरी बात, द हिंदू में ही एक रिपोर्ट छपी थी, ये 26 फरवरी 2024 को 26 फरवरी 2024 को ये हिंदू में ही एक रिपोर्ट छपी थी। इसके हिसाब से जो टोटल हेट स्पीचेस हुई हैं, पूर्णिमा जी फिर से सुनिएगा, जो टोटल हेट स्पीचेस हुई हैं उसमें से 75% बीजेपी शासित राज्यों में हुई हैं। और यही रिपोर्ट कहती है कि 36% हेट स्पीच के जो इवेंट्स हैं वो डायरेक्ट कॉल फॉर वायलेंस अगेंस्ट मुस्लिम्स हैं और 25% मामलों में डायरेक्ट टारगेटिंग ऑफ मुस्लिम प्लेसेस ऑफ वर्शिप्स हैं। तो मतलब ये है कि ये सरकारी रिपोर्ट्स हैं, ये नेशनल अखबारों में छपी हुई हैं। किदवई जी इसका जवाब मैं जिलानी जी से लूंगी, कासमी साहब से भी लूंगी, लेकिन जल्दी से सर 10 सेकंड में 20 सेकंड और सर जल्द, हाँ क्विकली सर, क्विकली पूर्णिमा जी। तो किस मुंह से भारतीय जनता पार्टी के पर्सन जो है वो तो अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे तो ठीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से पोषित कुछ मुस्लिम स्कॉलर आकर के अगर देश की जनता को, आपके दर्शकों को भ्रमित करते हैं, ठीक तो है, मुझे उस पर सख्त ठीक है सर, आपने सब कुछ डिक्लाइन हो रहा है ये तो बता दिया, लेकिन मेरे मूल सवाल को आपने रहने दिया कि आखिर आपके रिप्रेजेंटेटिव्स जो कि मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, बीतते चुनावों के साथ वो कम होते क्यों गए? यासिर जिलानी जी जल्दी से फराज किदवई जी के सवालों का जवाब दीजिएगा, फिर मुन्ना खान जी, कासमी साहब आपके पास आऊंगी, फिर जल्दी से जिलानी साहब। सैयद फराज किदवई साहब, आपने जो बात रखी है, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाता हूं। मैं हिंदू का तो कोई रेफरेंस नहीं दूंगा, लेकिन हेट स्पीच में वो क्या था जब कहा गया था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती डोलती है,
उसके बाद सिखों का देखिए, नरसंहार बातों को ये हमारी कहा ले जा आंखों रहे के हैं। सामने इस ये भारत present में time की देखा बातों गया। का जवाब अब नहीं देखिए, दे रहे, ये अरे तो सुन मुन्ना लीजिए, खान जी, मुन्ना अबे खान सुन जी, लीजिए भाई साहब, मुन्ना खान जी, अरे उनको भी भाई समय साहब दीजिए। सुन लीजिए, मुन्ना सुन खान जी, लीजिए, सवालों का जवाब भी तो लेना पड़ेगा ना। सुन लीजिए। मुन्ना खान जी, थोड़ी देर रुकिएगा, आ रही हूँ फिर उसके बाद आपके पास। स्पीच क्यों चल रही आ है? रही हूँ मुन्ना खान जी, आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ। वो भी एक मैंने रेफरेंस दे रहे हैं सर, वो भी एक रेफरेंस दे रहे हैं जैसे कि किदवाई साहब ने दिया। बोलिएगा जिला। फराज किदवई साहब का दूसरा जवाब, 2008 याद है फराज किदवई साहब, आपकी सरकार थी, आपकी मिलीजुली, और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट टेबल पे आई थी, मनमोहन सिंह वजीर आजम थे। वो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में क्या लिखा गया था मुसलमानों को लेके, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 2008 से 2013 तक वो रिपोर्ट टेबल पे रही, लेकिन किसी सेकुलर नेता की हिम्मत नहीं हुई, किसी मुसलमान नेता की हिम्मत नहीं हुई कि अपने ही दल में सवाल खड़ा कर सके, पूछे कि आखिर वो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट क्यों लागू नहीं हुई, क्यों लागू नहीं, किस मुंह से आप लोग सवाल करते हैं। और एक आपकी याददाश्त में एक और बिंदु डाल देता हूं, 2008 साल एक ऐसा था जिसमें 2008, ये बीच में कौन बोल रहे हैं, ये बीच में मैं फराज साहब किदवाई जी बोल रहे हैं सर, किदवाई जी बोल रहे हैं। बोलिएगा यासिर जी, जल्दी से कंप्लीट करिए। मैं 2008 का एक और इनको आंकड़ा और डाटा बता देता हूं। 2008 एक ऐसा साल था जब भारत के अंदर भारतीय मुसलमान 208 दहशतगर्दी में मुलविस होकर गिरफ्तार किए गए थे। सरकार इनकी थी, बाद में सब 10 साल 12 साल के बाद बेकसूर छोड़ दिए गए। मुसलमान पूछना चाहता है, मुसलमान जानना चाहता है क्या कसूर था उसका, और आप मुसलमानों के मसीहा बनके उनके लोगों का वोट लेके आप मंत्री और एमपी और सरकार बना लिया आपने, और हाजिक खान साहब आपका सपोर्ट करते हैं। ये विडंबना है भारत की, ये विडंबना है कि आप लोगों ने सवाल नहीं किया कांग्रेस पार्टी से, समाजवादी पार्टी से। मैं तो मलिहाना की बात नहीं करूंगा, मैं मुजफ्फरनगर की बात करूंगा लेटेस्ट। वहां क्या हालात हैं, किन लोगों पे एफआईआर दर्ज थी, कौन लोग अभी जेल में हैं और कौन छोड़ दिए गए, ये फराज किदवाई साहब बताएं कि क्या हुआ मुसलमानों के साथ। किदवाई जी इसका जवाब लूंगी, किदवाई जी इसका जवाब लूंगी, लेकिन जल्दी से मुन्ना खान आपके पास आते हुए, और वाकई में ये जो ध्रुवीकरण है, बार बार ये एक डर क्यों फैलाया जा रहा है मुस्लिमों के बीच में। मैं कहती हूँ बीजेपी आपसे नफरत करती है, बीजेपी मुस्लिमों की रहनुमा नहीं है, बीजेपी मुस्लिमों के लिए कोई काम नहीं करती है, बीजेपी मुस्लिमों को इस देश का हिस्सा नहीं मानती है, बीजेपी मुसलमानों को बाहर निकाल देना चाहती है। ये नैरेटिव आपको नहीं लगता कि देश की अखंडता के लिए, संप्रभुता के लिए, जहां पर हिंदू मुसलमान एक एकता के साथ रहते हैं, ये उसके लिए कितना घातक साबित होता है सर? पहली बात तो पूर्णिमा में रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि 20 मिनट से मैं अपने बारी का इंतजार कर रहा हूँ। अगर मेरे बीच में कोई बोला, मैं किसी को बोलने नहीं दूँ। ठीक है मुन्ना खान जी, शुरू सभी करिए, शुरू करिएगा पैनल के सर। अंदर सभी साथी सुन लें जी शुरू करिए। सबसे बड़ी बात है, अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि 2014 के बाद दंगा नहीं हुआ। हाँ। मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं थोड़ी सी जानकारी लेकर के बैठनी चाहिए। दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली, जहाँ शाह और शहनशाह बैठते हैं, उसके नाक के नीचे 14 दिनों तक दिल्ली जलती रही और सभी दल खामोश रहे। मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के जो अंदर जो था और जलाया जा रहा था, और वहां जहां से 12 किलोमीटर की दूरी प्रधानमंत्री का आवास है, मणिपुर में सरेआम एक भारतीय दूसरे भारतीयों पे गोली चला रहे थे। फिर कहाँ गई जातीयता और इनकी मानसिकता, कहाँ गया इसका लोकतंत्र, कहाँ गई इसकी रक्षा कहने वाली है। कुछ ये निशानियां होती है, कुछ लोगों की मानसिकता होती है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया 70 सालों में। मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस के बनाए हॉस्पिटल में आपने शिक्षा पूरी की, कांग्रेस के बनाए हॉस्पिटल में आपने इलाज कराया, बनाए हुए स्कूल में आपने शिक्षा पूरी की, और आज विकास हुआ इनके नजरिए वो 2014 के बाद हुआ। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ 2014 के बाद जो इतने विकास हुए, जब देश 2047 की बात अभी की मित्र हमारे 1947 के बाद जब देश कांग्रेस पार्टी को सौंपा गया, नींबू की तरह निचोड़ा हुआ देश था। सारे स्ट्रक्चर खड़े किए गए, एम्स हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, कॉलेजेस हो, सारे खड़े किए गए। तो आपकी शिक्षा कहाँ पूरी हुई? क्या वहाँ मुसलमानों को जाने से रोका किसी ने? नहीं, ये हॉस्पिटल जो बने मुसलमानों के लिए इलाज कराएंगे, मुसलमान यहाँ इलाज नहीं कराएंगे, हिंदू भाई इलाज कराएंगे, ऐसा नहीं है। इस तरीके की मानसिकता फैला करके देश को गुमराह न करे। देश के अभी सीधे 5 सवाल है: युवा का रोजगार, व्यापारियों के व्यापार, महिलाओं की शिक्षा, बढ़ती हुई महंगाई और महिलाओं पे हुए उत्पीड़न।
5 सवाल आपको देने होंगे। तो इसमें तो भारतीय मुस्लिम जनता आरक्षण पार्टी का के भी जोड़ जितने- दीजिए ना फिर मुन्ना जितने- खान साहब, मैं मुस्लिम कहता हूं, आरक्षण भी जोड़ जितने- दीजिए। आजकल उस पर बड़ी बात हो रही है मैडम, चुनावों के मैं दौरान। कह तो रहा हूं, मुस्लिम आरक्षण मुस्लिम का- आरक्षण नहीं, अभी मैं कुछ कह रही हूं, नहीं वो कह रहे हैं है ना कि वो कह रहे हैं ना। मैनिफेस्टो है कांग्रेस का, उसमें बताओ कौन से मैं सेक्टर में मैं बता रही हूँ, आप रुकिएगा सुन तो जरा, ले, हाजिर खान, माइनॉरिटी एक का सेकंड है, रुकिएगा। मुस्लिम का अरे कर्नाटक आपके सामने प्रमुख एग्जाम्पल है सर, रुकिए ना जरा। महिलाओं के विकास पे बात है, युवाओं के रोजगार पे एक बात है, सेकंड सर, एक बढ़ती हुई महंगाई पे बात है, बढ़ती हुई महंगाई पे बात है, युवा के रोजगार पे बात है, ठीक है। सारे सुख और सुविधाएं उस पे बात है। एक बात बताए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उसके मैनिफेस्टो में महंगाई का जिक्र है? कहीं नहीं है। रोजगार का जिक्र है? कहीं नहीं है। सिर्फ 4 जिक्र है, शमशान, कब्रिस्तान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, जिससे इसकी राजनीति चलती है। लेकिन देश की जनता समझ चुकी है, ठीक है। इनके बहकावे में नहीं आने ठीक है। वाली, और 2024 में ठीक भारतीय है, जनता पार्टी ठीक है, जाने वाली ठीक है। मुन्ना खान जी, तैयारी आती कर ले। हूँ, आती हूँ 10 सर। सेकंड, 10 सेकंड आती- जाने वाली है। जाने का डर इनको नहीं सता रहा है। हाँ। जाने के बाद जो इनके कुकर्मों का हिसाब होगा, सरकार बदलते ही डर इनका ये सता रहा है। ठीक है सर, मैं आती हूँ आपके पास आते हुए हाजिर खान, क्योंकि अभी अभी आपने रिजर्वेशन, जैसे ही मैंने बोला आरक्षण का मुद्दा, जिलानी जी आती हूँ आपके पास, थोड़ा समय दीजिएगा। जैसे ही मैंने आरक्षण का जिक्र किया, आपको थोड़ी उस पर आपत्ति होने लगी। पहला ऐलान 1994 में करती है कांग्रेस, कहती है 5% आरक्षण की घोषणा आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में सर, आंध्र प्रदेश में। दूसरा ऐलान करती है 2004 के दौरान मुसलमानों को 5% आरक्षण देने की बात उसने फिर की। 2010 में इस पर रोक लगा दी, मामला सुप्रीम कोर्ट में संवैधानिक बेंच पर है। तीसरा ऐलान 2009 में फिर से आरक्षण देने का वादा करती है, और उसके बाद बीजेपी इसको चुनावी मुद्दा बनाती है। अभी थोड़ी देर पहले रंगनाथ मिश्रा की आयोग की रिपोर्ट का जिक्र किया, 10% आरक्षण सिफारिश देने की बात की गई। उसके बाद 2012 में यूपी चुनाव के दौरान मुस्लिम आरक्षण का दाव खेला जाता है। फिर उसके बाद ये मामला आगे बढ़ता है। पांचवा ऐलान महाराष्ट्र में मुस्लिमों को आरक्षण दिया जाएगा। 2014 में पृथ्वीराज चौहान सरकार थी सर, याद करिएगा। उसके बाद बीजेपी ने इसको रोक दिया, क्योंकि वहां पर बीजेपी की सरकार बन गई। अब एक बार फिर से मैनिफेस्टो में मुसलमानों की बात, सबसे मैं ये कह रही हूं कि कांग्रेस कहती है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये किस बात पर कहती है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, रिजर्वेशन के लिए कहती है, लेकिन यही बात रिप्रेजेंटेशन में शामिल क्यों नहीं करती है? यही बात क्या उस पर अप्लाई नहीं होती? और तुरंत आरक्षण के मुद्दे पर आप बिफर गए। मैंने आपको सारी डिटेल्स दे दी कि कब कब आरक्षण की बात इन्होंने की, मिला क्या, लेकिन मिल पाया क्या? पूर्णिमा जी, बात यह है कि मुसलमानों को 1947 से लेके आज 2024 तक मुसलमानों को किसी भी पार्टी ने कुछ नहीं दिया। दिया है तो थोड़ा बहुत कांग्रेस ने दिया है, और किसी पार्टी ने नहीं दिया। जो भी दिया है मुसलमानों को, एजुकेशन के एतबार से दिया हो, या कुछ भी दिया हो, या हेल्थ के एतबार से दिया हो, या जो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री बनाई हो, या वक्फ बोर्ड बनाया हो, ये कांग्रेस ने आपको दिया। तुरंत एक इसी पे मिनट, नहीं रोकना होगा, मुझे रोकना होगा बात हाजी खान। एक क्यों रोकना होगा? क्यों रोकना होगा? इसलिए मैं ये कहती हूं कि जितनी योजनाएं केंद्र सरकार चला रही है वो क्या मुस्लिम तक नहीं पहुंचती, उनको रोक दिया गया। एक सेकंड सर, एक सेकंड सुनिए। इसके साथ ही बहुत सारी ऐसी योजनाएं, लगभग 8 की डिटेल्स तो मेरे पास हैं, जो स्पेसिफिकली मुस्लिमों के लिए योजनाएं चलाई गई हैं, जिसमें सर हज, उसकी सब्सिडी, वक्फ बोर्ड, स्कॉलरशिप, छात्र छात्राओं की हायर एजुकेशन, ये तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो बीजेपी की सरकार चलाती है। और इसके इतर आ रही हूं सर जी, प्रधानमंत्री आवास योजना। और इसका एक उदाहरण आपको देती चलती हूं हाजिर खान साहब, ये उदाहरण आपके बड़ा काम आएगा। क्यों? एक व्यक्ति है, मैं जानती हूं, मेरी बात हुई, और बहुत ही नीचे तबके से, मुस्लिम है, गरीब है, कम पैसा है। कहते हैं कि मेरा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मुझे कुछ लाख रुपया मिल गया, मेरा घर बन गया। मैं ये मानता हूं कि बीजेपी मेरे लिए काम कर रही है। ये मैं आपको एक मुस्लिम व्यक्ति का थॉट बता रही हूं, क्योंकि मेरा घर बन गया, मेरे लिए काम किया गया। अब इससे इतर आगे बढ़ते हुए ये नैरेटिव, मैंने पूछा ना कितना घातक है, आपको नहीं लगता कि नहीं है? आप कहते हैं बीजेपी ने कोई काम नहीं किया। मैंने आपको योजनाओं के साथ साथ क्लियरली पूछा कि केंद्र सरकार की योजनाएं क्या मुसलमानों को नहीं मिल रही, उन तक लाभ नहीं पहुंच रहा, वंचित हैं वो उससे? पूर्णिमा जी, केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं, जब 47 से लेके आज तक जो भी सरकार आए, किसी भी पार्टी की सरकार आए, जो भारत के नागरिक हैं उनको सारों को मिलेगी। उसमें हिंदू मुसलमान होता ही नहीं। बात यह है कि 52 सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने कितने हॉस्पिटल, कितने स्कूल,
क्या मैं खोला उसको ये रिवाइंड बताइए। करवा दूंगी आप सर। माइनॉरिटी अरे सर, इंस्टीट्यूशन के जो है सर, उनके जो लड़कियों फंड के दिया जाता लिए था, उसे भी रोक दिया मुस्लिम आपने। लड़कियों आप के कैसी बात लिए करती हैं? स्कॉलरशिप प्रोग्राम चला रही है यही रोक सरकार, दिया, माइनॉरिटी यही चला रही मिनिस्ट्री है, से जो मिलता था, यही चला फंड रही वो है रोक दिया सर। गया आपने। कैसी अभी ये आपने झूठी कहा प्रचार थोड़ी देर करते हैं। पहले हाजी मैं खान, ये मैं कह आपको रहा हूं इंटरफेयर नहीं कि करती देश सर, में मैं आपको भारतीय जनता इंटरफेयर पार्टी नहीं ने करती, मुसलमानों को लेकिन नुकसान मुझे पहुंचाया, इस झूठे हमारे हिंदू प्रोपेगेंडे भाइयों से को बहुत नुकसान समस्या है सर। आप ये मुझे इस बताइए। झूठे प्रोपेगेंडे से बहुत दिक्कत है सर। आपने कहा कि आज तक किसी ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, जो थोड़ा बहुत किया है वो कांग्रेस ने किया है। मैंने फौरन आपको गिनाया कि अभी की सरकार क्या करती है। आप जनता के बीच क्या ले जाना चाहते हैं सर? आप मुस्लिमों के बीच क्या एस्टैब्लिश, यही तो डर है ना, ये डर है कि नहीं कासमी साहब, ये बताइए। यही डर एस्टैब्लिश कर करके आपने ऐसा बता दिया मुसलमानों को कि तुमको इस देश में रहने का अधिकार नहीं है, तुमको बाहर निकाल दिया जाएगा। पूर्णिमा जी, सामाजिक योजनाएं सारे लोगों को मिलती सर, हैं, सुनिए। लेकिन एक जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है मैंने जहाँ आपसे 92 पूछा, सीटें मुसलमानों मैंने की पूछा। बहुल क्षेत्र है, वहाँ पर कितने हॉस्पिटल, कितने स्कूल, सुनिए कितने सर, खोले, एक आप एजुकेशन ये राग अलापते रहिए। आप कहते हैं, आप ये मुझे बताइए कि एम्स में कोई मुस्लिम जाता है उसको अरे यहाँ से रोक एम्स दिया जाता है क्या? एम्स सरकारी रोका है, जाता सारे है लोगों क्या? को। ये बताइए अगर मेरे कोई को। यूनिवर्सिटी मिलेगी, सारे लोगों किसी को भी मिलेगी। अस्पताल फैसिलिटी। में जो हम ये कह रहे हैं, सरकार रामपुर यूनिवर्सिटी आयुष्मान से योजना खाली में, मुसलमानों को आयुष्मान यहाँ योजना खाली का लाभ करके मुसलमानों को नहीं मिल रहा क्या सारे खान हिंदुस्तानियों को साहब? मिल रहा है। आयुष्मान योजना का लाभ क्या मुसलमानों को नहीं मिल रहा? आयुष्मान योजना सिर्फ किसके नहीं लिए मिल है रही, वो लोग बताइए कह रहे मुझे आप। झूठा है किसके आयुष्मान लिए योजना। है? देश जब के गरीबों लोगों को को अन्न गुमराह कर पहुंचता रहे हैं। है तो क्या गुमराह उसमें कर रहे हैं मुसलमान आप नहीं देश है को। क्या? देश के लोग उसमें आपको मुसलमान जवाब नहीं है देंगे। क्या? मैं ये आपको कह तो रहा इस हूं, बात से भी कोई दिक्कत है कि भी गरीबों को नेशनल अनाज क्यों योजना होगी, मिल रहा है? उसमें हिंदू मुसलमान नहीं होगा। कासमी साहब, नेशनल कासमी योजना में साहब, सारे कासमी मानवता साहब। आ रही को हूं सर। फायदा रोके मिलेगा। जरा, मैं देखिए एक बात जो आप आ रही हूँ किद भाई साहब। चाहे वो टॉयलेट हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, जो आपने कहा, मैं भी अपने मदरसों के भ्रमण पर गया तो मैंने एक नौजवान उठा, उसने कहा कि सर मेरे पास आयुष्मान कार्ड ना होता तो मेरी माँ को पैरालाइज हुआ, मेरी माँ बच गई। मैं ईमानदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि ये सरकार जो लोग वर्गला रहे हैं, उनके वर्गलाने में मुसलमानों को नहीं आना चाहिए। जामिया मिल्लिया इस्लामिया की मांग मेडिकल कॉलेज की 1947 से और आज तक थी। आज इन्हीं प्रधानमंत्री, इन्हीं की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने मेडिकल कॉलेज की मंजूरी दी जामिया मिल्लिया इस्लामिया को। ठीक है सर। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रधानमंत्री जाते हैं, वो वहाँ जाके कहते हैं मिनी इंडिया। और भारत के अंदर जिस तरह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने मान सम्मान को भारत के लोगों का बढ़ाया, ठीक है सर। उसकी प्रशंसा करते यूनिवर्सिटी ने हैं। नहीं बढ़ाया, आज भी पूरी दुनिया आज में भी अली मैं, अरे यूनिवर्सिटी के लोग खामोश मौजूद हैं जरा सा, ठीक है, खामोश ठीक भी रहोगे नहीं, अपनी बात तुमने ठीक बीच है में हाजी नहीं खान बोले, जी, इतना तो खामोश रहो। कासमी साहब, इतना मेरे जरा पास वो क्योंकि रखो। समय खत्म हो मैं गया अपनी है, बात कर रहा हूँ। मेरे पास सर मैं समय सिर्फ ये क्योंकि कहना खत्म चाह हो रहा गया हूँ कि है। 1947 से आज तक कांग्रेस ने और जितनी भी पार्टियां आ हैं, रही हूँ, उन्होंने आ रही वोट हूँ, बैंक आ रही हूँ, बनाया, आ रही हूँ सर। सिर्फ उन्हें डराया, खौफजदा ठीक है। किया, उनकी नुमाइंदगी ठीक है, नहीं point दी। taken, आज कांग्रेस point के taken, हाथों कासमी जी, point 25 taken। लाख से ज्यादा क्योंकि मुसलमानों अंतिम पड़ाव की में हूँ, हत्याओं जल्दी से 30 में रंगे सेकंड हुए का हैं। एक एक क्लोजिंग पूर्णिमा, कमेंट। हिंदुस्तान में फराज किद भाई जी, 25 लाख से फराज ज्यादा किद भाई जी, हत्याएं 30 हुई सेकंड हैं आपको इनके देते हुए जमाने सर, में। जल्दी से कोरोना में मर गए, जल्दी से टाइमर रखेंगे 30 सेकंड का। 750 किद भाई जी, लाख से ज्यादा। वैसे ही मर गए। किद भाई जी बोलिए। पूर्णिमा जी देखिए, जो एक परसेप्शन बनाया जाता है कि भारतीय जनता टाइमर पार्टी रखेंगे अगर 30 राशन सेकंड दे का। रही है तो वो क्या मुसलमानों को नहीं मिल रहा है? अस्पताल में क्या मुसलमान नहीं जा रहे हैं? अरे अब क्या ये नौबत आ जाएगी कि कल को पूछा जाएगा कि अरे मुसलमान सड़क पे तो नहीं, चल ये रहा है? नौबत पहली तब बात। आएगी ना सर, जब दूसरी कहेंगे कि बात, किसी ने कुछ सुनिए, किया नहीं। अब पूर्णिमा जी 30 सेकंड मुझे बोलिए आपने सर, दिए। बोलिए। दूसरी बात ये है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी स्कीम चला रही है वो इस देश के ऊपर एहसान नहीं कर रही है। और आज की तारीख में अगर स्वच्छ भारत चल रहा है तो पहले ये निर्मल भारत था। अगर ये अभी पीएम आवास है तो पहले इंदिरा आवास था। ठीक है सर। अगर अभी पीएम पोषण है तो पहले ये मिड डे मील था। ठीक अगर है। अभी ये पीएम मुन्ना खान जी, मुन्ना खान जी, आपका समय शुरू होता है सर। मुन्ना खान जी, जल्दी से क्लोजिंग कमेंट सर। ये पूर्णिमा जी, मैं कहता हूँ कि मुसलमानों की चिंता छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को उन दलितों की भी चिंता करनी चाहिए। जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में दलितों का मंदिर में प्रवेश करना वर्जित नहीं है, ठीक है। उसकी भी चिंता करनी चाहिए। मुसलमानों की चिंता न करें, आखिर दलित भी हिंदू है, आप उसकी चिंता करें। ठीक है। और उसी ओबीसी के कोटे में से कर्नाटक में मुस्लिमों को 4% का आरक्षण आप दे दीजिए साहब। यासिर जिलानी जी, जल्दी से क्लोजिंग कमेंट आपसे सर। देखिए, मैं तो सिर्फ ये बात कहूँगा कि अब तक जितने भी कार्यक्रम हैं सब में मुसलमान शामिल हैं, जो प्रधानमंत्री ने अपना कर्तव्य मान के ज़मीन पे क्रियान्वित किया। और उसका आदर्श उदाहरण मैं आपको बताऊं, हमारे पैनल में ही बैठे हुए मौलाना शमून कासमी साहब इस वक्त दर्जा प्राप्त मंत्री हैं उत्तराखंड के, मुसलमान हैं और राष्ट्रवादी हैं। ये एग्जाम्पल है और किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। कोई प्रधानमंत्री जब कार्यक्रम तैयार करते हैं, जिस आवास योजना की बात हुई है 2.5 लाख
पिछले साल का रिकॉर्ड है उत्तर प्रदेश ठीक है में, जिलानी 2.5 साहब, लाख मुसलमानों को लेकिन अगर उत्तर मन प्रदेश से में ये कहा जाएगा कि जिनके ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं आपका हक छीनकर उनको बांट दिया जाएगा, तो ये एस्टैब्लिश करता है कि भले ही इसको मुसलमान समझने की करीब जरूरत पहुंच है। रहे हो लेकिन आप उनको दूर छिटकने की कोशिश ना करें। सर, ये बहुत क्लियर मैसेज जाना चाहिए बीजेपी की तरफ से भी, वही गंभीरता जो बाकी पार्टियों की तरफ से रिफ्लेक्ट होनी चाहिए।